हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। चलिए दोस्तों, आरबीआई सर्कुलर की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एक नए सर्कुलर के डिस्कशन के साथ। अभी आरबीआई ने 21 अप्रैल को प्रेस रिलीज के थ्रू एक नया सर्कुलर पब्लिश किया है जो कि संबंधित है एलसीआर से, लिक्विडिटी कवरेज रेशो से। इसकी कटिंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आपको कंप्लीटली बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं एलसीआर के बारे में। एलसीआर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि एलसीआर किस टॉपिक से संबंधित है। ये संबंधित है आपके बेजल नॉर्म्स के टॉपिक से। तो बेजल नॉर्म्स के बारे में आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुना होगा या आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब बैंक लगातार फेल हो रहे थे तो बैंकों के फेलियर को रोकने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था बीसीबीएस, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। उसी कमेटी ने बेजल नॉर्म्स बनाए थे। सबसे पहले बेजल नॉर्म फर्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद भी बैंक फेल हो रहे थे तो देन बेजल नॉर्म सेकंड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर्स फेल होने की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तब इंट्रोड्यूस किया गया था बेजल नॉर्म थर्ड को। और बेजल नॉर्म थर्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके अंदर कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी बेजल नॉर्म थर्ड के फ्रेमवर्क के अंदर। तो उसके अंदर एक नई चीज ऐड की गई थी, लिक्विडिटी रेशो। तो बैंकों को अपने बैंक के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है और वो लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करनी है उसके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो दो प्रकार की होती है, एक लिक्विडिटी कवरेज रेशो जिसके बारे में ये सर्कुलर है, और दूसरी होती है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। तो ये जो सर्कुलर है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो के बारे में है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो के बारे में कभी फ्यूचर में आएगा तो उसको भी देख लेंगे। तो अब बात आती है कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो होती है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो आखिरकार होती क्या है। देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एक बैंक के अंदर हमेशा डिपॉजिट होता रहता है और विड्रॉ होता रहता है। तो इस बेसिस के आधार पर बैंक को हमेशा पता होता है कि डेली बेसिस पर मेरे बैंक के अंदर कितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है और कितना फंड विड्रॉ हो जाता है। तो उसी के आधार पर आरबीआई ने कहा कि एक बैंक को हमेशा हाईली लिक्विड एसेट की फॉर्म में हमेशा इतना फंड मेंटेन करना चाहिए कि जितना उसका 30 दिन के अंदर विड्रॉल होता है। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एक बैंक के पास 30 डेज का बैकअप होना चाहिए, एडवांस में लेकर चलना चाहिए। इसको और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब कोविड-19 आया था तो लोगों ने क्या किया था, एक एक दो दो महीने का जो राशन पानी है वो अपने घर पर जमा कर लिया था कि भाई कम से कम हमारे पास एक महीने का या 2 महीने का बैकअप होना चाहिए, पता नहीं लॉकडाउन कितने लंबे समय के लिए चलेगा। ठीक उसी प्रकार से एक बैंकों को हमेशा हाईली लिक्विड एसेट की फॉर्म में 30 डेज का बैकअप मेंटेन करना होता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अगर कस्टमर्स विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है किसी बैंक के अंदर से, तो उस बैंक की लिक्विडिटी कम ना हो, उसके पास हमेशा 30 डेज का सर्वाइवल बैकअप होना चाहिए। और इसी सर्वाइवल बैकअप को क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो कहा जाता है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो एंश्योर दैट कि बैंक हैव द 30 डेज बैकअप इन द फॉर्म ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। अब बात आती है कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप इजीली और क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशो कैलकुलेट कैसे की जाती है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करना होगा 30 डेज के टोटल आउटफ्लो को, फंड के आउटफ्लो को डिवाइड करना होगा। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लिक्विडिटी कवरेज रेशो कितनी है। तो एक बैंक के पास हमेशा इतनी जो लिक्विड एसेट होनी चाहिए कि जितना उसका 30 डेज के अंदर आउटफ्लो होता है, 30 डेज के अंदर जितना बैंकों से विड्रॉल होता है उसके पास हमेशा लिक्विड एसेट की फॉर्म में, लिक्विड एसेट मींस कि बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इस फॉर्म में हमेशा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए।
यानी कि ये जो आपकी रेशो है ये आपकी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए या इसके 100 होनी चाहिए। तो एलसीआर मस्ट बी 100% और मोर देन 100% एज पर आरबीआई सर्कुलर 2019 के अंदर इसको कहा था कि भाई ये इसके कम से कम इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब इसी के अंदर नई चीजें अपडेट की गई हैं। तो अपडेट क्या किया गया है, तो पहली अपडेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या नई अपडेट आई है। तो पहली अपडेट है ऑनलाइन डिपॉजिट से संबंधित। देखिए कस्टमर जब नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करता है तो ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दिया तो उसको विड्रॉ नहीं करेगा, उसको विड्रॉ भी कर सकता है। तो उसी के संबंध में आरबीआई ने कहा कि भाई इसके बारे में आपको हमेशा एक्स्ट्रा सेफ्टी बरतनी है कि कस्टमर विड्रॉ कर लेते तो आपके पास लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो ऐसे ही अगर कोई स्मॉल बिजनेस अकाउंट है या रिटेल अकाउंट है, स्मॉल बिजनेस अकाउंट और रिटेल अकाउंट जिनके अंदर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा डिपॉजिट किया जाता है, उनके ऊपर आपको 2.5% एक्स्ट्रा रन ऑफ लेकर चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रन ऑफ का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा रिस्क कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा आपको। 2.5% आपको एक्स्ट्रा रिस्क कैलकुलेट करना है। कौन से डिपॉजिट्स के ऊपर? जो ऑनलाइन डिपॉजिट्स की जाती हैं। इससे पहले इस प्रकार की कोई अपडेट्स नहीं होती थी, एक नई अपडेट्स ऐड की गई है एलसीआर को कैलकुलेट करते समय कि भाई जितनी भी ऑनलाइन डिपॉजिट्स होंगी उसके ऊपर 2.5% का आपको एक्स्ट्रा रिस्क मानकर चलना है कि इस पैसे को कस्टमर्स के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास, फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास अगर मान लो 25,000 के टी बिल है, तो क्या इसको अगर बेचेगा एसबीआई तो उसको बदले में 25 ही मिल जाएंगे? नहीं। जब आप आरबीआई से लोन लेते हो तो कुछ ना कुछ आरबीआई क्या करता है, मार्जिन मेंटेन करता है। जैसे कोई बैंक रेपो रेट पर या एमएसएफ रेट पर क्या लेता है, लोन लेता है, तो वहां पर जितना भी कोलेटरल गिरवी रखता है तो उसके इक्विवेलेंट हमेशा आरबीआई उसके इक्विवेलेंट लोन नहीं देता है, उससे बिलो देता है। तो ठीक ऐसे यहां पर आरबीआई ने कहा कि भाई जब आप हाईली लिक्विड एसेट्स का वैल्यूएशन करते हो और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करते हो कि उसकी वैल्यू मेंटेन करते हो, तो उसको 100% मत मानकर चलो, उसके ऊपर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। और उसी डिस्काउंट को क्या कहा गया है, यहां पर हेयर कट कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 25,000 रुपए की ट्रेजरी बिल है तो आप हाईली लिक्विड एसेट, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट की जब आप वैल्यू काउंट करोगे तो इसमें 25,000 ही काउंट नहीं करने हैं आपको, इसमें से कुछ डिस्काउंट डिडक्ट होगा। डिस्काउंट कितना डिडक्ट होगा? जितना एमएसएफ रेट पर डिडक्ट होता है या रेपो रेट पर डिडक्ट होता है उतना ही डिस्काउंट मानना है आपको। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? बैंकों को अब ज्यादा कैश मेंटेन, ज्यादा लिक्विड एसेट मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पहले 25,000 का था तो 25,000 काउंट हो जाता था, अब हो सकता है वैल्यू तो 25,000 है लेकिन उसकी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट की फॉर्म में उसकी वैल्यू कितनी हुई, 24,000 ही मानी गई। तो अब वैल्यू कम मानी गई है। तो सेकंड जो अपडेट है ये है कि जब भी वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू को ऐड करेगा तो उसकी वैल्यू एमआरपी के इक्विवेलेंट नहीं करनी है, उसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज्ड एज द लिक्विड एसेट विल नाउ बी वैल्यूड आफ्टर अप्लाइंग ए हेयर कट। हेयर कट का मतलब क्या है? डिस्काउंट। और कितना डिस्काउंट होगा? जितना एमएसएफ रेट पर, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर होता है। ये एमएसएफ क्या होती है? जब कोई बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए लोन लेता है कोलेटरल्स के बदले में, तो कोलेटरल्स अगर मान लो 100 रुपीज के रखे तो 100 रुपीज का ही लोन नहीं मिलता, हो सकता है उसके ऊपर 80 का मिले, 90 का मिले, तो डिस्काउंट लगेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। अब इसका भी इंपैक्ट क्या आएगा कि बैंकों को अब ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने पास। उसके बाद है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के अंदर कोई ट्रस्ट हुआ, कोई एजुकेशन से रिलेटेड ट्रस्ट हुआ या कोई किसी टेम्पल से रिलेटेड ट्रस्ट हुआ या कोई पार्टनरशिप फर्म हुई या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हुई, उनकी जो डिपॉजिट्स हैं, उनकी किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं,
आरबीआई पहले क्या कहता था कि इनके ऊपर 100% रिस्क मानकर चलना है कि ये 100 के 100% विड्रॉ किए जा सकते हैं फाइनल क्राइसिस के दौरान। लेकिन अब आरबीआई ने अपनी अपडेट्स के अंदर कहा है कि इसके ऊपर आपको 100% रिस्क नहीं मानना है, केवल 40% रिस्क मानकर चलना है। तो यहां पर इस तीसरे पॉइंट का बैंकों को फायदा हो जाएगा कि अब बैंकों को यहां पर कम रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, कम रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट्स फ्रॉम द एंटिटीज लाइक ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स विल नाउ हैव द लोअर रिस्क वेटेज। पहले इनके ऊपर 100% रिस्क होता था, अब इनके ऊपर 40% रिस्क कैलकुलेट करना है, 40% रिस्क कैलकुलेट करना है। तो ये 3 अपडेट्स आरबीआई ने एलसीआर को कैलकुलेट करते समय दी है। और ये जो अपडेट्स हैं ये कब से लागू हो जाएंगी, ये बैंकों के अंदर कब से लागू हो जाएंगी, कब से इनको फॉलो करना है? इनको फॉलो करना है नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल ऑफ 2026। तो बैंकों के पास काफी सफिशिएंट टाइम है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के। और अगर मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि ऐसे चेंजेस करने से बैंकों के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बैंकों को ज्यादा अपनी लिक्विड एसेट की फॉर्म में जो कोलैटरल्स है वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ज्यादा लिक्विड एसेट मेंटेन करनी पड़ेगी। और ज्यादा लिक्विड एसेट मेंटेन करेंगे तो बैंकों के पास लिक्विडिटी मेंटेन ज्यादा रहेगी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस को इजीली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैंकों के जो 6% जो है एलसीआर रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में 6% मोर पैसा ब्लॉक हो जाएगा बैंकों का, ऐसे समझिए, ठीक है। जहां पर अगर मान लो पहले कुछ एक्स अमाउंट ब्लॉक हो जाता था बैंकों का लिक्विड एसेट की फॉर्म में, अब x प्लस 6% हो जाएगा, x प्लस 6% पैसा ब्लॉक हो जाएगा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। और ऐसी जो गाइडलाइंस आने के बाद भी बैंकों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सभी बैंक एलिजिबल हैं और सभी बैंक इसको इजीली मेंटेन कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आपको कमेंट करके आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड रिस्क वेट फॉर द डिपॉजिट्स फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज लाइक ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द न्यू आरबीआई एलसीआर गाइडलाइंस। तो आपको बताना है कि इनके ऊपर जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि ट्रस्ट है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इनकी डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक को अब कितना % रिस्क कैलकुलेट करना है, 40 करना है, 100 करना है, 20% करना है, कमेंट करके आपको आंसर देना है। इसी के साथ मैं आपको अपडेट दे दूं कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी पीडीएफ के नोट्स चाहते हैं या आपको जो मैंने पढ़ाया है आपने कितना लर्न किया, इससे संबंधित जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी से संबंधित मैं हमेशा क्विज बनाता हूं और उस क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं तो आपको अगर विजिबल है यहाँ पर तो इसको देख लें। तो सबसे पहले आप एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके बाद कोर्सेज के सेक्शन के अंदर जाएं। कोर्सेज के सेक्शन के अंदर जाकर आपको आरबीआई सर्कुलर के बैच पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। घबराइए मत, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोमो कोड लगा दिया है आरबीआई सर्कुलर्स, जिसके बाद 100% ऑफ मिल जाएगा और आपके कोर्स की फीस हो जाएगी 0। लिमिटेड टाइम के लिए ही है ये, ठीक है, उसके बाद नहीं अवेल कर पाएंगे। और जिसके बाद आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी, पीडीएफ को देख सकते हैं और यहां पर क्लिक करके क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्विज को अटेम्प्ट करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।